Hi everyone, my name is Sohail Turki. Welcome to Ojang Guys Academy. आज हम फिर से एनसीईआरटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए जुड़े हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी। यस, क्लास 10 की एनसीईआरटी। शुरू करने से पहले बता देता हूं कि क्लास 10 की एनसीईआरटी की जो थीम और सेंटर आइडिया है कि आपको ये बुक पढ़ने के बाद क्या पता चलता है। इस बुक से हम दो चीज़ें जान पाएंगे, एक वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में यानी विश्व का इतिहास, एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में यानी आधुनिक भारत के बारे में। ये तो है कि इस बुक के अंदर क्या क्या लिखा गया है। अब सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि कौन सी बुक मार्केट से खरीदनी है, कि जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम करती है। तो बुक का नाम इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड, क्योंकि इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट जो है वो क्लास 9th में आपने यूज़ की। तो जब आप मार्केट में जाएं इस तरीके की एक बुक लेके आएँ और फिर शुरू कर दें। आज शुरू करते हैं कि आज हम लोगों को क्या टॉपिक पढ़ने चाहिए जब हम क्लास 10 की एनसीईआरटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है भाई। जैसे हमने क्लास 9 की एनसीईआरटी की बात की थी, तो सबसे पहले अगर इस बुक की बात करें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आएगा, दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारे अंदर देश के प्रति भावना जागी, राष्ट्रवाद जिसे कहा जाता है, ये सबसे पहले यूरोप में हुआ। जी हाँ, सही सुना आपने, यूरोप में हुआ। और ये शुरुआती आपको लगेगा तो पहले जब हम अमेरिका रेवोल्यूशन की बात करते हैं, फिर फ्रांस के अंदर नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा फैल गया। करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये नेशनलिज्म इटली, जर्मनी और फिर बाकी के देशों यानी कि एशिया के देशों में भी पहुंच गया। यानी ये चैप्टर पढ़ के हम नेशनलिज्म को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। और अगर आप बात करेंगे भारत की हिस्ट्री की, खासकर जब मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बारे में बात करता हूं, तो पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नेशनलिज्म से भरा पड़ा हुआ है। गांधी की बात करें तो नेशनलिज्म, सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो नेशनलिज्म, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो नेशनलिज्म। तो इसका मतलब है ये टॉपिक हमें बहुत डेप्थ से पढ़ना पड़ेगा। आखिर कैसे उनके अंदर ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया और फिर किस तरीके से बाहर जो बाकी के देश थे उन लोगों के अंदर भी नेशनलिज्म का कंसेप्ट आया। यानी क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 में आप यही पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद जब मैं आगे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ता हूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, जो कि आपको भी बनाना पड़ेगा। मैंने बार बार आपको कहा है कि एनसीईआरटी को माइंड मैप के थ्रू लेके चलना पड़ेगा। अब इस माइंड मैप में आप क्या देख पा रहे हैं कि इस माइंड मैप में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को एक एक करके जोड़ा गया और लोगों के अंदर विश्वास दिलाया गया कि हम एक दिन आज़ाद हो जाएंगे, जैसे सेम भारत के अंदर हुआ था जब गांधी जी ने ये शुरुआत की। जैसे कि पॉइंट बाय पॉइंट अगर देखेंगे तो ये कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है। सबसे पहले लोगों का कंसेप्ट नेशन क्या हुआ, नेशन बोला किसे जाता था, इंडिपेंडेंस के लिए किस तरीके से लोगों ने शुरुआत की, फिर उसके बाद यूरोपियन जिनने बहुत ज़्यादा टेरिटरीज को एक्वायर किया था उनसे कैसे लिया गया, एजुकेटेड लोग जो थे उन्होंने कैसे नेशनलिज्म को जगाया। हमारे यहाँ पे भी एजुकेटेड लोग थे, याद करिएगा जब हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं, और उसको क्या कहा जाता है भाई, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ यूरोप में भी हुआ था और आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो आपको यूपीएससी रिलेट करके सवाल पूछेगा कि यूरोप का नेशनलिज्म और भारत के नेशनलिज्म में क्या फ़र्क है। आगे जब हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसी टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वर्ल्ड के यानी कि विश्व के इतिहास के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर भी इसी तरीके से एकीकरण का शुरुआत होती है। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से आपको एक चीज़ तो पता चली होगी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना था, कहीं इसका कंसेप्ट यहीं से तो नहीं है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भारत को यूनिफाइड करवाया था, यानी प्रिंसली स्टेट को किस तरीके से भारत के साथ जोड़ा गया। ये चैप्टर हमेशा एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बोलता है, यानी कि आपने नाम सुना होगा बिस्मार्क का,
और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी बिस्मार्क के साथ जोड़ा जाता है और उनको इंडियन बिस्मार्क कहा जाता है। तो कहां से कंप्लीट करेंगे? एनसीईआरटी के साथ साथ उनको रिलेट करते चलेंगे। आज देखते हैं कि इस यूनिफिकेशन में कौन वो लोग थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई, यानी इंपॉर्टेंट थे। लेट्स सी। जब मैं बात करता हूं तो आपको कुछ ऐसे नाम याद आते हैं। यदि अगर मैं बात करूं इटली की, तो सबसे पहला नाम मुझे ग्यूस्पी मैज़नी का याद आता है। क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पे आपको इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा कि इन्होंने यंग इटली सोसाइटी कैसे बनाई, किस तरीके से इन्होंने बुक्स लिखी, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कैसे किया। उसके बाद इन्हीं के एक दोस्त जिसका गारबैडली नाम है, जिन्होंने रेड शर्ट आर्मी बनाई थी, क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पे आपको इनके बारे में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। और उसके बाद वो कह रहा है कि यहीं पे आपको काउंट कैवियर यानी कि सीसी के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से उसने यहाँ पे हेल्प की। उसके बाद हमें पता चलता है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग आए। यहां देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो रहा वो ओटो वन बिस्मार्क का रहा। इन्होंने किस तरीके से जर्मनी को आज़ाद किया और एक करा, क्योंकि यही एकीकरण भारत के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी करते हैं। तो आज भी बहुत बार ऐसा सवाल यूपीएससी पूछ चुका है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस टॉपिक की गहराई को ज़रा समझिएगा। आपको 2 दिन भी रीडिंग में लग जाते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट याद रखिएगा अगर यहाँ से आपने किया तो आगे बहुत फ़ायदा देने वाला है। आए चले आगे, टॉपिक को आगे ले चलते हैं। तो सेकंड टॉपिक जो आपका आएगा वो आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत के अंदर राष्ट्रवाद कैसे आया? याद रखिएगा कि यूरोप के बाद अब इंडिया के ऊपर पूछेगा। भारत के अंदर राष्ट्रवाद फैलाने के बहुत अलग अलग तरीके किए गए, आप सब जानते हैं। इसके लिए आपको इस एनसीईआरटी से भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन पहले बात करते हैं कि नेशनलिज्म इंडिया के ऊपर सबसे पहली चीज़ तो ये पता चलती है कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ गांधी का दिया गया है। इस बुक में दिखाया गया है कि रोलैक्ट एक्ट क्या था, जो कि 1919 में पास किया गया। आपको याद होगा इसको कैरेट इन स्टिक पॉलिसी भी कहा गया है। उसके बाद आपको याद आएगा तो इधर कुछ जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी, यानी कि पंजाब का एरिया याद करिएगा, अमृतसर। और उसके बाद आप याद करिएगा कि गांधी जी ने किस तरीके से यहाँ पे सत्याग्रह को यूज़ किया और लोगों के अंदर अवेयरनेस जगाई। 1919 भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं। यही वो 1919 था जब भारत के ऊपर एक एक्ट लागू कर दिया गया था, और इस एक्ट को चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म एक्ट कहा। क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 1 पे आपको ये पढ़ने को मिलेगा। आगे देखें कि हम क्या पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसी तरीके से भारत के अंदर कुछ आंदोलन चलाए गए। जी हाँ, क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा कि भारत के अंदर असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दी गई। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट माना गया है, क्योंकि ये वो मूवमेंट है जहां पे सबसे ज़्यादा इकोनॉमी यूज़ हुई, और इस इकोनॉमी का यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा जो है लॉस हुआ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ, अगर आप देखेंगे ब्रिटिश की पर्टिकुलरली बात करें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनका, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस रखी गई। आज जरा बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। ये खिलाफत मूवमेंट जो है वो टर्की में स्टार्ट हुई, और फिर भारत में आके एक ऐसा विश्वास दिलाया गया कि हम किसी तरीके से मुसलमानों को अपने साथ जोड़ेंगे। प्लीज़ याद रखिएगा कि बार बार आपसे पूछा जाता है खिलाफत के कहाँ कहाँ पे सेशन हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के सेशन कहाँ कहाँ पे हुए, इस चीज़ को लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आए बात करते हैं अगली पॉइंट की, तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी ने एक और असहयोग के आंदोलन के बाद एक और मूवमेंट की थी, जिस मूवमेंट का नाम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रखा गया। इस मूवमेंट को अगर आप क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे तो इस तरीके से कुछ दिया गया है कि गांधी जी ने कुछ डिमांड रखी थी, और उस समय के जो यहाँ के वाइसराय थे उनकी, लॉर्ड इरविन की मैं बात कर रहा हूँ, कि हम लोगों को कुछ 11 डिमांड्स के ऊपर बात की कि आप आर्मी को जो रेवेन्यू देते हैं उसके ऊपर, उसके बाद एक्सपेंडिचर जो खर्चा होता है सिविल सर्वेंट इंडिया के ऊपर भी दिया गया। फिर कुछ ऐसे कि अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बंद रखा है उनको छोड़ दिया जाए, और उसके बाद प्रोटेक्शन टू द इंडियन इंडस्ट्रीज, ऐसी कुछ बातें की गई। क्या ये बातें पूरी हो पाई? और उसके बाद आपको याद होगा 1929 लाहौर के सेशन में, जब आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की प्रस्ताव पास किया गया, और फिर इसको 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने शुरू कर दिया। ये सारा कुछ आपकी क्लास 10 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है। आए बात करते हैं कि इसके बाद हम लोगों को
दो और चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। ये चैप्टर हमारे विश्व के इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं। पहला अगर आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 3 आपको मिल रहा है द एज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इस बार यूपीएससी ने 2020 के मेंस में आपको यह प्रश्न पूछा है कि भारत के कल्चर आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिल्यूट हो रहा है। ये चैप्टर ज़रूर आपको भी भविष्य में यानी इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि डेफिनेशन ग्लोबलाइजेशन की क्या है, किस तरीके से हम ग्लोबल वर्ल्ड में क्रिएट हुए, और क्या आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आने से पहले भी हम ग्लोबल वर्ल्ड का एक हिस्सा रह चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड से क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, और इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर आपको क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो एक और चैप्टर आता है, द चैप्टर इज नोन एज द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर जब आती है और इसी बीच में 1760 में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने की वजह से जो एशियन कंट्रीज थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यही वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी जिसकी वजह से भारत के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को लूटा गया और मार्केट को क्रिएट किया गया। लेकिन इसी बीच में अगर आप पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4, यदि अगर आप एनसीईआरटी यूज़ कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 4 होगा, यदि अगर आप सीबीएसई की बुक में यूज़ कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 5 होगा। क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न, तो आपको पढ़ने को मिलेगा इन द पेज नंबर 2 प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण से पहले भी कुछ इंडस्ट्रीज थी, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन थी जिसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया है। प्लीज़ इन कीवर्ड्स को याद रखिएगा, बहुत बार इससे सवाल बनते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, आई थिंक आई होप कि आप इस क्लास 10 की एनसीईआरटी की बुक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि अगर आपको कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और मेरे कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने फिनिश की क्लास 10 की एनसीईआरटी। अगर आपने पीछे की एनसीईआरटीज़ की वीडियोस नहीं देखी हैं, आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार प्लीज़ जाके वो वीडियोस देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपके साथ मैं लाइव जुड़ूंगा जहाँ पे मैं सेम माइंड मैप की तरह पढ़ाऊंगा। हमारा मेन मकसद है कि एनसीईआरटी को कम से कम शब्दों में ख़त्म किया जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी माइंड मैप के थ्रू पढ़ा जाए और इसको किस तरीके से आप करंट के साथ जोड़ सकते हैं। यदि अगर मैं बात करूं 2020 के एग्ज़ाम की, सबसे ज़्यादा प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। अब देखना ये होगा कि आप में वो कला है कि क्या आप एनसीईआरटी के साथ जोड़ सकते हो। जी ज़रूर, यदि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर ऐसा होगा। प्लीज़ अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए एनसीईआरटी के कोर्सेज़ की, दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जहाँ बिल्कुल भी परेशान हैं एनसीईआरटीज़ को लेके। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने सीरीज़ क्रिएट की, अभी हम 10th में हैं और 2 बजती हैं 11 एंड 12th, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और उसके बाद फिर मैं इकोनॉमी पॉलिटी ऐसे ही लेके आऊँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। एक सजेशन अपनी ओर से कि अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल करना। दुनिया में हर चीज़ आपको मिल जाती है लेकिन माता पिता नहीं मिलते। बाय बाय।